हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं पेज नंबर 2.3 पे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? तो जैसे ही हमारे इंडिया ने एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, कैसे ताकि पोवर्टी, बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी से छुटकारा पा सके, जो कि उन्होंने ब्रिटिश से इनहेरिटेड की है। तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी कि कुछ प्लान किया जाए। इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट प्लान करे अपनी इकोनॉमी, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ऐसे मेजर डिसीजन लिए जाए, दैट इज़ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजन of a determined authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। इकोनॉमिक प्लानिंग में मतलब क्या, बड़े बड़े मेजर डिसीजंस लेना और पूरे कॉन्शियस तरीके से सोचना कि कौन ये काम करेगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ का सर्वे करना। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे लीडिंग रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया कि आप भी अपना प्लान एफर्ट्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया 1950 में। उसमें उसका चेयरमैन जो है उसे प्राइम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बनाया गया उस पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन का। कमीशन का पर्पज़ ये था कि ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज को, हमारी कंट्री के जो ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज है उनको देखें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें ताकि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो सके। प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग पीरियड फिक्स कर दिया था, दैट इज़ 5 years विद द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ 5 year प्लान्स। और यहीं से प्लानिंग कमीशन ने अपना प्लानिंग पीरियड स्टार्ट कर दिया था 5 years का, और यही एरा स्टार्ट हो गया 5 year प्लान्स। इसके बाद से हम लोग 5 year प्लान्स पे फोकस करने लगे। सबसे पहले प्लान क्या होता है? तो प्लान एक डॉक्यूमेंट है, डिटेल स्कीम है, प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजी है, जिसमें एडवांस में वर्क किया जाता है टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव। नाउ रीज़न फॉर मेकिंग प्लान, तो प्लानिंग इज़ डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे जो पहले से जो हमने गोल सोच रखे हैं हम उसे अचीव कर सकें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसमें डिटेल एनालिसिस करा जाता है प्रॉब्लम का और कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है। कॉन्शियस मतलब पूरी तरीके से सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? तो नेक्स्ट पेज पे दिया है गोल्स ऑफ 5 year प्लान। अब ड्यूरेशन जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है। जैसे इंडिया में हम लोगों ने ड्यूरेशन कितना लिया, 5 year प्लान लिया कि 5 year प्लान में हमने जो भी सोचा है वो अचीव करना है। अब गोल्स ऑफ 5 year प्लान देखते हैं कि 5 year प्लान में क्या क्या गोल्स थे हमारे। तो 5 year प्लान में 5 year प्लान जो है वो कंसर्न था कि हमारा जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कंट्री का, है ना, जो इकोनॉमिकली हम जो पैसे से बैकवर्ड हो गए हैं उसको रिमूव करके हमको इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। 5 year प्लान्स में ये बहुत ध्यान रखा गया कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल है उन लोगों को भी बेनिफिट मिले फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। मतलब अगर कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है तो उससे सिर्फ रिच को ही प्रॉफिट ना मिले, बल्कि वीकर सेक्शंस जो है उन्हें भी, उनका भी ध्यान रखा जाए और उन्हें भी प्रॉपर टेकन केयर ऑफ हो, उनका भी, और उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो पहला 5 year प्लान था वो लॉन्च हुआ था कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। देखो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुई, उसके बाद फाइनली उन्होंने फर्स्ट 5 year प्लान जो है लॉन्च किया 1 अप्रैल 1951 से 5 साल बाद तक, मतलब 31 मार्च 1956 तक। ईच 5 year प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट। हर 5 year प्लान में जो कुछ बेसिक गोल्स थे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जो कि एज अ प्रिंसिपल इंडिया की प्लानिंग में इंक्लूड किए गए। नाउ बेसिक गोल्स क्या थे? सबसे पहले ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ मतलब क्या? एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब एक तो ग्रोथ ये था, ग्रोथ में क्या आता है, हमारे ये 4 गोल्स थे, राइट। पहला था ग्रोथ, मतलब कि हमें कंट्री के प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक। हमारा जो आउटलुक है उसको चेंज करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या? टू बिकम सेल्फ रिलायंट मतलब वी विल रिड्यूस द डिपेंडेंस।
ठीक है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़, जो हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, अब हम वो डिपेंड ना रहे, एटलीस्ट जितना हमें चाहिए उतना तो हम प्रोड्यूस कर ही लें। इक्विटी मतलब क्या? एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। इक्विटी मतलब हर जने को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हर जना एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाए और अब इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर पाए। ये जो सारे गोल्स थे, इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन ऑल द प्लान। सारे प्लान्स में इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जा सका। डिफरेंट गोल्स को एम्फेसाइज किया गया अलग अलग प्लान्स के टाइम पे, मतलब अलग अलग 5 ईयर की प्लानिंग तो कर ली, उन 5 ईयर प्लानिंग में भी अलग अलग छोटे छोटे प्लान्स बनाएगा, तो उन छोटे छोटे प्लान्स में अलग अलग गोल्स को एम्फेसाइज किया गया। हाउएवर प्लानर्स को इंश्योर करना था कि एज फार एज पॉसिबल जो पॉलिसीज़ बनाई गई है वो 4 गोल्स के अकॉर्डिंग ही हो। मतलब 5 ईयर प्लान्स तो उन 4 गोल्स के अकॉर्डिंग बनाया ही गया, पर जो शॉर्ट प्लान्स बनाए थे वो भी प्लानिंग कमीशन को इंश्योर करना था कि वो वैसे ही बने कि इन गोल्स को अचीव किया जा सके। ग्रोथ देखते हैं हम। स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स द प्लानर्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज प्लान। मतलब क्या, जो हमारी ब्रिटिश रूल की वजह से जो हम बहुत ज़्यादा पीछे आ गए थे, तो प्लानर का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल तो यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब ये है कि कंट्री की कैपेसिटी बढ़ सके, ताकि कंट्री जो है ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके विद इन द कंट्री। ग्रोथ इम्प्लाइज आइदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, या तो जो हमारा प्रोडक्टिव कैपिटल है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारा बढ़ जाए, और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो बढ़ जाए, या फिर हमारा इफ़िशियंसी बढ़ जाए इन प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है? तो वो इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर हम मेजर करें तो वो हम जीडीपी के थ्रू मेजर करेंगे, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है एक पीरियड 1 ईयर में, उसे बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज़ हुई है मतलब गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब पीपल जो है एक अच्छी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। जीडीपी ऑफ अ कंट्री जो है डिराइव होती है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जीडीपी डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। In some countries, growth in agriculture contributes more to GDP growth, while in some countries, growth in service sector contributes more to GDP growth. कुछ कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर के ग्रोथ की वजह से जीडीपी बढ़ती है, कुछ कंट्रीज़ में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की वजह से जीडीपी बढ़ती है। और जो हर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी पे, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। Share of service sector in GDP is increased. By 1990, the share of service sector was 40.59%, more than that of agriculture industry. अगर हम 1990 तक देखें तो हमारा जो शेयर था जीडीपी पे सर्विस सेक्टर का, वो बढ़ गया था इवन मोर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। The phenomenon of growing share of service sector was accelerated in post 1991, which marked the beginning of globalization in the country. और क्या हो रहा था? यही जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में बढ़ता जा रहा था, और 1991 में इस सर्विस सेक्टर के बढ़ने की वजह से ही क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन भी हमारे इंडिया में आया। दैट इज़ वी स्टार्टेड डीलिंग विद द फॉरेन कंट्रीज़। नाउ मॉडर्नाइजेशन देखते हैं। तो इंडियन प्लानर्स जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज़ करें, ताकि पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ सके। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो मॉडर्नाइजेशन में 2 चीज़ इंक्लूड होती है, एक तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, एक सोशल आउटलुक को चेंज करना। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना में क्या किया? तो मॉडर्नाइजेशन जो है एम करता है कि हम हमारे गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें, बट विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज़ इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओल्ड वन। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर जो है अपने आउटपुट को कैसे बढ़ा सकता है? बजाय ओल्ड सीड यूज़ करने के नए वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ करें। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि वी हैव अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी। सिमिलरली फैक्ट्री जो है अपनी इनपुट इंक्रीज़ कर सकती है, अगर नए नए मशीन्स को यूज़ करे तो वो क्या कर सकती है? अपने आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। नाउ चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब सोसाइटी का भी आउटलुक जो है, बाहर से जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो।
सच इज़ जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। कैसे? ताकि एक तो ये कि जेंडर एम्पावरमेंट दिया जाए। जेंडर एम्पावरमेंट मतलब क्या? दोनों ही जो जेंडर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, एज वेल एज वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाए, वुमेन एम्पावरमेंट हो। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of talents of women in the workplace। और एक सोसाइटी जो है वो और ज़्यादा सिविलाइज हो जाएगी, और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगी, और ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी अगर वुमेन को भी वर्किंग एरिया में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई। तो मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या करना है? एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए और एक सोशल आउटलुक लाया जाए। सोशल आउटलुक हम ऐसे ला सकते हैं कि एक तो हम वुमेन को एम्पावर करें और वुमेन को भी राइट्स दें, इक्वल राइट्स एज कम्पेयर टू मैन, ताकि वुमेन जो है वो भी वर्किंग एरिया में आ सके, वर्किंग प्लेस पे आ सके, और हमारी सोसाइटी और ज़्यादा प्रॉस्परस हो सके और सिविलाइज हो सके। ठीक है, नाउ रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सेल्फ रिलायंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।